इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। देश में कोरोना वायरस के केस लगातार कम हो रहे हैं, तो क्या वायरस विदाई की तरफ है या फिर यह तीसरी वेव की आहट है? कोरोना ज्यादा खतरनाक है या फिर ब्लैक फंगस? महामारी के खिलाफ हौसला बढ़ाने वाले कॉन्क्लेव में सुबह से टॉप डॉक्टर्स, साइंटिस्ट इसका जवाब दे रहे हैं। इंडिया टीवी के इस कॉन्क्लेव में आध्यात्मिक गुरु, संत, समाज सेवी से लेकर सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए। डॉक्टरों ने दवा और वैक्सीन के सहारे कोरोना को हराने के फॉर्मूले बताए, तो वहीं स्पिरिचुअल गुरुओं ने कोरोना के खिलाफ मानसिक लड़ाई को जीतने का मंत्र बताया। 2,65,30,132 केस, 2,99,266 डेथ, 28,05,399 एक्टिव केस। भारत की कोरोना पिक्चर का आज तक का यही लेखा जोखा है। वायरस कब तक रहेगा, अभी और कितने दिन रूप बदलेगा, तरह तरह के दावे सामने आ रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की पक्की इंफॉर्मेशन क्या है, कोरोना पर उनकी सोच क्या है, यह जानने के लिए इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में देश विदेश से 20 से ज्यादा बड़े डॉक्टर, हेल्थ एक्सपर्ट्स जुड़े। कोरोना पर नियम बनाने वाले अधिकारियों ने नेक्स्ट प्लान बताया। जिन बड़े सवालों के जवाब डॉक्टर वैज्ञानिकों के सबसे बड़े पैनल ने दिए, वो है, क्या कोरोना की सेकंड वेव का पीक खत्म हो गया है? क्या कोरोना की थर्ड वेव भी आने वाली है? बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएं? कोरोना ज्यादा खतरनाक या ब्लैक फंगस? ब्लैक फंगस कैसे पहचाने? इसका इलाज क्या है? वैक्सीनेशन की रफ्तार अचानक धीमी क्यों पड़ी? नए केस की कमी तीसरे लहर की आहट है। आज हर किसी के मन में सवाल है कि क्या कोरोना के नए केस में गिरावट का मतलब है तीसरी लहर की आहट? अगर कोरोना की थर्ड वेव आनी है तो कब आएगी और कब जाएगी? थर्ड म्यूटेंट वायरस आएगा तो कितना डेंजरस होगा? इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में आए कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इसका जवाब दिया। सबसे पहले तो यही लोग सब जानना चाहते हैं कि क्या भारत में अब कुछ स्थिति बेहतर हो रही है? हम मामले तो कम होते देख रहे हैं, लेकिन क्या किसी स्थायी समाधान की ओर बढ़ रहे हैं हम? सेकेंड वेव की जो अब सिचुएशन इमर्ज हो रही है, उसमें क्लियरली सुधार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि विदित है कि 2,60,000 न्यू केसेस हुए कल, 2,40,000 केसेस हुए, ये 2,57,000 थे, 2,59,000 थे, 2,76,000 थे। तो किसी तरह से जो डेथ्स हैं वो भी कम होनी शुरू हो गई हैं। 4,000 के लगभग थी, अब 3,700 के करीब हैं। केस फैटेलिटी रेट हमारा स्टेबल है, अबाउट 1.12%। लेकिन रिकवरीज क्लियरली बढ़ी हैं और वो एक बड़ा ड्रामेटिक विजिबल साइन है कि पेंडेमिक का असर जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है, कम हो रहा है। अब सब लोगों में एक मन में बात ये चल रही है, दरअसल आप एक्सपर्ट हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि लॉकडाउन की वजह से अभी तो हमने हालात कुछ कंट्रोल कर लिए, लेकिन लॉकडाउन कोई स्थायी समाधान तो है नहीं। लॉकडाउन कब तक रखेंगे और क्या लॉकडाउन हटाएंगे तो दोबारा फिर पहले जैसी हालत हो जाएगी? देखिए, ये तो हमें याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लॉकडाउन, डिस्ट्रिक्ट का लॉकडाउन, स्टेट का लॉकडाउन, कोई भी बड़ी ज्योग्राफी का लॉकडाउन है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये हमेशा के लिए नहीं चल सकता। अब दो एस्पेक्ट है। पहली बात है कि जब लॉकडाउन से या नियर लॉकडाउन से आप वापस आओ तो सिस्टमैटिकली, एकदम से मत खोलिए। और कुछ चीजें हैं कि बहुत बड़ी भीड़ नहीं हो, बहुत एक्टिविटीज एकदम से खुले, वो नहीं होना चाहिए। हमें एक ऐसे रिजीम में रहना चाहिए कि जहाँ पे कि लार्ज गैदरिंग्स और पार्टीज और बड़ी बड़ी वेडिंग्स, बड़े बड़े त्योहार, उन सब में हमें संयम बरतना होगा काफी देर तक। देश में पिछले 5 दिन से लगातार कोरोना केस कम हो रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी 4,000 के नीचे आ गया है। 18 मई को 2,67,000 केस मिले और 4,529 डेथ रिकॉर्ड हुई। 19 मई को 2,76,000 संक्रमित निकले और 3,877 मौत हुई। 20 मई को 2,59,000 केस मिले और 4,209 जान गई। 21 मई को 2,57,000 नए केस निकले और 4,194 मौत हुई। 22 मई को 2,40,000 केस और 3,736 मौत दर्ज हुई। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इंडिया टीवी को बताया कि केस कम होना अच्छे संकेत हैं, लेकिन पूर्वी और दक्षिणी भारत में हालात चिंताजनक है।
इस वक्त के भारत के कोरोना के हालात को आप कैसे सम अप करेंगे? क्या अब हम इस दूसरी लहर को घटते हुए देख रहे हैं? कुछ हद तक ये बात सही है। अगर हम देखें तो दूसरी लहर में कमी आई है। ओवरऑल नंबर ऑफ केसेस जो हैं डाउनवर्ड ट्रेंड है कई दिनों से। मैं यही कहूंगा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली जो है पैंडेमिक का जो सेकेंड वेव है वो कम हो रहा है। स्पेशली अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करें और सेंट्रल इंडिया की बात करें, जो अभी भी सिचुएशन जो जहां पे थोड़ी सी गंभीर है वो सदर्न इंडिया और ईस्टर्न इंडिया है, और वहां पे अभी भी केसेस काफी ज्यादा है। वहां पे जब केसेस कम होने लगेंगे तो हम एकदम हमारा जो पीक है वो कम हो जाएगा। तो ओवरऑल सिचुएशन इज गुड, लेकिन ईस्ट इंडिया और सदर्न इंडिया में थोड़ा और हमें ध्यान से बारीकी से काम करने की जरूरत है। चाहे हम कंटेनमेंट की बात करें या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें या और सावधानी की बात करें। ये साफ दिख रहा है कि दिल्ली समेत कई बड़े राज्यों में लॉकडाउन का फायदा मिला है। दिल्ली में नए केसों की संख्या 2,500 से कम हो गई है। दिल्ली में 14,15,000 लोग कोरोना से बीमार हुए। अब तक 13,60,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। दिल्ली में जो मामले घटे हैं, क्या केवल लॉकडाउन की वजह से घटे या कोई और वजह? मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी वजह तो लॉकडाउन ही है, और ये हमें एक हमारा एक लेसन है हमारे। मुझे लगता है कि अगर हम 3-4 चीजों पे ध्यान दें, एक तो जो हम कहते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सब लोग मास्क लगाएं, अगर बाहर जाना जरूरी नहीं है तो नहीं जाएं, और जितना काम घर से पाएं वही घर से करें, और कुछ हद तक हम रिस्ट्रिक्शंस रखें लॉकडाउन की तरह, स्पेशली उन एरियाज में जहां पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है। तो हम ये देखेंगे कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर पॉजिटिविटी रेट कम होगा, केसेस कम होंगे, लोगों की जान बचेगी। और दिल्ली में हमने देखा है, दिल्ली में जैसे जैसे हमने लॉकडाउन बढ़ाया पॉजिटिविटी रेट भी कम हुआ और मोर्टेलिटी भी आस्ता आस्ता कम होने लगी। तो इसलिए ये एक सॉर्ट ऑफ मॉडल है। बॉम्बे का भी मॉडल यही है कि जब मुंबई ने भी लॉकडाउन किया तो उनके केसेस कम होने लगे, मोर्टेलिटी भी कम हुई। तो मेरा ये मानना है कि लिमिटेड लॉकडाउन जहां जहां पे भी पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है वहां करने की जरूरत है, और ये कुछ हद तक अब हमें साउथ में और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में करना पड़ेगा। कोरोना पर इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने कहा कि सरकार के एक्शन का रिजल्ट दिख रहा है और रोज कम केस अच्छा संकेत है। देश के मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश मिश्रा और जीनोमिक्स एक्सपर्ट डॉक्टर शैली महाजन ने सेकेंड वेव को लेकर क्या कहा, वो सुनिए। डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहता हूं, और ये यक्ष प्रश्न है हर किसी के दिमाग में, आप इसका जवाब दे देंगे तो बहुत लोगों की समस्या का समाधान हो जाएगा। भारत में मामले कम होते दिखाई दे रहे हैं, इसके क्या मतलब निकालें? क्या कोरोना धीरे धीरे विदा हो रहा है? मामले कम हो रहे हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि जिस आधार पे हमको लग रहा था कि बढ़ रहा है, जो कि सच था कि बढ़ रहे थे केसेस, उस आधार पे उस टेस्टिंग में उस पैरामीटर के हिसाब से कम हो रहे हैं। और ये सही चीज है कि 4 लाख से करीब 2.5 लाख के आसपास आ गए कई दिनों में, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये करीब करीब तय है कि हम इस जो लहर थी इसकी पीक या उसके पीक के दूसरी तरफ पहुंच रहे हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी हमको ध्यान देना कि अभी बहुत दूर हैं हम अपने लक्ष्य से। 2 लाख 2.5 लाख के बहुत होता है। पिछली लहर में अगर आपको याद हो तो 1 लाख भी या उससे कम ही हुआ करता था। और इस बार जो कोरोना है वो गांव की तरफ भी ज्यादा है, और वहाँ की टेस्टिंग, वहाँ के जो नंबर्स हैं वो उतने भरोसेमंद नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वहाँ से इतनी संख्या में टेस्ट वगैरह नहीं हो रहे हैं। तो ये हमको बहुत ध्यान रखना है कि उस चीज को हम कैसे समझें। लेकिन ये सही चीज है कि अभी केसेस काफी कम हुए हैं, और इससे चिंता जो है कम हुई है। केसेस अस्पतालों में भी बहुत जगह पे ऐसा दिख रहा है कि भीड़ कम हो रही है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अभी हमको एक संकेत मिल रहा है कि हम जीत की तरफ जा रहे हैं। बहुत तय करना है हमको फासला। ट्रू की लॉकडाउन की वजह से प्रोबेबली वी हैव क्रॉस्ड द, हम लोग वो पीक को क्रॉस कर चुके हैं जो एक कोविड की पीक आई थी। बट आई एग्री विद डॉक्टर राकेश कि हमें अभी भी वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और इंटेंसिव टेस्टिंग, आरटीपीसीआर टेस्टिंग को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी लास्ट वेव आई थी, जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ, जब लास्ट वेव आई थी तो जब उसका पीक आया था तब हमारी लैब में या जनरली लैब्स में पॉजिटिविटी होती थी कोई 25% के आसपास, जो पीक पॉजिटिविटी आई थी, और वो एक बहुत डरावना टाइम था हमारे लिए। अब इस पीक में एक स्टेज आई जब हम ऑलमोस्ट 45% की पॉजिटिविटी दे रहे थे।
उसके बाद वो गिर गिर के धीरे धीरे वो 25% तक पहुंची, तब हम रिलीव थे कि ओके अब हमने पीक को क्रॉस कर लिया है। बट वो एक, अगर हम रिलेटिवली देखें तो अभी भी केसेस तो हैं। ऑफ कोर्स अच्छी खबर ये है कि वो कम हो रहे हैं, बहुत अच्छे मतलब अच्छी परसेंटेज से वो गिर रहा है पीक, बट केसेस तो अभी भी हैं। तो इवन इफ लॉकडाउन खुल जाए, लॉकडाउन तो खोलना पड़ेगा एक लिमिट के बाद गवर्नमेंट को, लेकिन इवन इफ लॉकडाउन खुल जाए इसका मतलब ये नहीं है डेफिनेटली, और ये हमारी लर्निंग रही है पिछली वेव के बाद से भी, कि अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्रॉस कर चुके हैं इस वायरस। जाहिर बात है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग की थर्ड वेव कब आएगी, वी नीड टू नो कि हम मतलब जब तक वो एक जीरो केसेस का सिचुएशन नहीं आती है कंट्री में, तब तक हम नहीं कह सकते। ब्लैक फंगस कितना बड़ा खतरा। देश में आजकल जिस बीमारी की चर्चा कोरोना से भी ज्यादा है वो है ब्लैक फंगस। इस नई महामारी पर हर किसी के मन में उलझने हैं, सवाल है, टेंशन है। क्या ब्लैक फंगस से सिर्फ डायबिटीज वाले डरे? कैसे समझें कि हो गया है ब्लैक फंगस का अटैक? ब्लैक फंगस से सबसे ज्यादा खतरा किन लोगों को है और इससे कैसे बचें, इसे गौर से देखिए। ये उन लोगों पर अटैक करता है जिन्हें डायबिटीज है, जो कोरोना पॉजिटिव हैं और स्टेरॉइड ले रहे हैं। बिहार में तो ऐसे मामले भी मिले हैं जिनमें ना मरीज ने स्टेरॉइड लिया ना ऑक्सीजन सपोर्ट ली, फिर भी 2 दिन के भीतर आंख की रोशनी चली गई। डॉक्टर भी ऐसे मामले से हैरान हैं। देखिए, ब्लैक फंगस जो है वो कोई नई बीमारी नहीं है और ये फफूंदी होती है जो कि सब जगह एनवायरनमेंट में पाई जाती है। अगर आप कई लोगों के घर में देखें, उनकी वॉल में थोड़ा पानी आ रहा है तो वहां पर भी फंगस लगा हुआ है, या डबल रोटी में भी फंगस लग जाता है जब पुरानी हो जाती है। तो ब्लैक फंगस कोई नई चीज नहीं, हमारे देश में 40 साल से इसके केसेस आ रहे हैं। और पहले का, अगर आप कोविड-19 से पहले का लिटरेचर देखें, मेडिकल लिटरेचर, तो बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया में तब भी 100 गुना से ज्यादा और देशों के से ज्यादा ये म्यूकरमाइकोसिस के केसेस ऑलरेडी थे। तो इंडिया में पहले ही थे ज्यादा, लेकिन हाँ, उसका एस्केलेशन हुआ है। मैं ये नहीं समझता कि ये कोई एपिडेमिक प्रोपोर्शन में है। तो इस फंगस को जो एनवायरनमेंट में है वो बस ये देखता है कि कहाँ कौन इम्यूनोसप्रेस्ड है, उसका सिस्टम डाउन है। और डाउन हो सकता है वो डायबिटीज जो अनकंट्रोल हो उसके कारण, या फिर उनके व्हाइट सेल के कोश है वो डाउन है, या कोई कैंसर है, या ट्रांसप्लांट है, या इवन ट्यूबरकुलोसिस है और रीनल फेलियर है। कई कंडीशंस में सिस्टम डाउन हो जाता है। वहां पर वो, यहाँ पर जो साइनस और नोज होती है वहां पर एक बॉल सा बना लेता है और फिर अंदर की तरफ जाने लगता है और वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। ये वैसे ही फंगस होता है, लेकिन वो तब ही शरीर में नुकसान पहुंचाता है जब इम्यूनिटी डाउन होती है। तो इम्यूनिटी डाउन होने का इस समय कारण क्या हो सकता है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये 3 परिस्थितियों का एक संगम मान के चलिए। कोविड हुआ, कोविड के कारण इम्यूनिटी कमजोर हो गई, और ये देखा जाता है किसी भी वायरल इंफेक्शन के साथ, खासतौर पर कोविड के साथ इम्यूनिटी कम हो सकती है। दूसरा है, क्या जायज नाजायज रूप से ठीक मात्रा में लंबे अरसे तक, जैसे भी स्टीरॉइड से इम्यूनिटी और डाउन हो जाती है, और स्टीरॉइड्स के कारण ही शुगर बढ़ सकती है, शुगर की मात्रा जो कंट्रोल से बाहर जा सकती है। सो इन 3 परिस्थितियों के संगम से ये एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा सिनारियो उत्पन्न हुआ है कि जो नॉर्मली नॉन इन्वेजिव फंगस था, जो रहकर भी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, वो अब शरीर के अंदर प्रवेश करके नुकसान पहुंचा रहा है। ब्लैक फंगस में आमतौर पर यह लक्षण दिखाई दे रहे हैं: बुखार, सिर दर्द, खांसी और सांस फूलना, नाक बंद होना, नाक में खून आना, आंख में दर्द, आंख फूल जाना, चेहरे पर एक तरफ दर्द हो या सूजन हो, दांत में दर्द हो, दांत हिलने लगे, उल्टी में खांसने में मुंह से खून निकले। सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ब्लैक फंगस डायबिटीज वाले मरीजों पर तेजी से अटैक करता है। देश में ब्लैक फंगस के कुल संक्रमितों में से 94% पहले से डायबिटीज के मरीज हैं। ब्लैक फंगस के इलाज के बारे में और इसकी दवाओं के बारे में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मैथ्यू वर्गीज ने डिटेल में बताया है। बिल्कुल इलाज है। पहले इलाज जो है हम देते थे, एम्फोटेरिसिन बी करके एक दवाई है जो देते थे। साधारण एम्फोटेरिसिन जो है वो गुर्दों को खराब करती है, तो ये थोड़ा सा टेंशन रहता है। पहचान लेते हैं, अगर देर हो गई
तो सीटी स्कैन करना पड़ता। सीटी स्कैन करके हम पहचानते हैं कि ये साइनसेस बंद हैं। लेकिन देर में क्या खतरा है, ये जो है आंखों में अगर सूजन आ जाए, मैंने पहले नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, वो देर का लक्षण है। अच्छा। क्यों, कब होता है आंखों में सूजन, ये साइनस से हड्डी को पार करके हमारे आंख के नीचे आ जाता है, तब आंखें सूजती हैं। और हड्डी को पार करके हमारे साइनस से जो खून की नस है उससे दरिए ब्रेन के अंदर पहुंचता है, एक कैवर्नस साइनस बोलते हैं, खून का गुच्छा होता है, वहां पहुंच जाता है और वहां खून को जमा देता है वो। जब ये होता है तो हमारा धुंधलापन आंखों में हो जाता है, आंखें खराब हो जाती है। आप इसके लिए वेट करोगे तो बहुत देर हो जाती है। ऐसे मौके पे मरीज आम तौर पे हम जैसे बोलते हैं मोस्ट लाइकली टर्मिनल होते हैं और इनको मुश्किल होता है। तो इलाज के लिए पहली चीज हमें पहचान है। दूसरी चीज अगर पहचान कर ली तो दवाई है एम्फोटेरेसिन बी। तो गुर्दे ना खराब हो उसकी एक नई एम्फोटेरेसिन आई है, लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, थोड़ी महंगी होती है। अब जैसे आप देखते हैं जैसे ऑक्सीजन की किल्लत हुई वैसे इस दवाई की भी किल्लत हो रही है, तो सब जगह इसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई। तो अब क्या है, सरकार ने अच्छा किया है कि केवल अस्पतालों को ही दी जाएगी, बशर्ते आप अस्पताल से एक फॉर्म भरवा के अस्पताल से सरकारी कार्यालय में भेजा जाए, तो सरकारी कार्यालय में कमेटी निर्णय करेगी इसको मिलना है नहीं मिलना, और उसको हम एम्फोटेरेसिन बी रिलीज करें। जी। तो लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी सरकारी कंट्रोल, बहुत अच्छी बात है कंट्रोल में, और अस्पतालों को ही दी जा रही है, क्योंकि ये दवाई ऐसी नहीं जो आप घर पे ले सकते, दवाई ऐसी नहीं जो आप क्लिनिक में दे सकते, नहीं, उसकी काफी मॉनिटरिंग होती है, वो देख के ही देना होता है, और सरकारी कंट्रोल में आ गई है, अच्छी बात है। अब मैंने अपने अस्पताल में शो से पहले मैंने पूछा कि आपके पास है, उन्होंने कहा है। कितने की है? 7,000 के करीब की है, जो कि एमआरपी के हिसाब से मिलती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस के हिसाब से 7,000 के करीब है। 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बशर्ते आपने फॉर्म भरा हो, बशर्ते आपने फॉर्म भर के सरकारी कमेटी को डिपॉजिट कराओ, वो अप्रूव करके आपको देंगे, तभी हम रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि सारे जो इसकी स्टॉक है उसकी आंकड़े हमें सरकार को पेश करनी है। ब्लैक फंगस या कहें म्यूकरमाइकोसिस को लेकर देश में इतनी दहशत क्यों है? तो वो इसलिए क्योंकि ब्लैक फंगस के 8,000 से ज्यादा केस मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के अब तक 2,000 केस सामने आए हैं, जिनमें 90 मरीजों की मौत हो गई। गुजरात में सबसे ज्यादा 1,163 केस आए और 61 मरीजों की जान चली गई। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के 575 केस आए और 31 की मौत हो गई। हरियाणा में 268 मरीज मिल चुके हैं और 8 की जान गई। दिल्ली में अब तक 203 केस आए हैं और 1 व्यक्ति की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के 169 मामले दर्ज किए गए और इसमें 8 मौतें हुई हैं। बिहार में अब तक 103 केस और 2 की मौत की खबर आई है। अगर ब्लैक फंगस दवाई से ठीक हो जाए तो सही है, नहीं तो जिस्म के उस हिस्से को काटना पड़ता है जिसे फंगस ने नुकसान पहुंचाया है। क्या तीसरी वेव आएगी? बच्चों पर खतरा है। कोरोना काल में तीसरी वेव की आशंका भी जताई जा रही है। ये तक कहा जा रहा है कि कोरोना बच्चों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इंडिया टीवी ने देश के जाने माने एक्सपर्ट्स और चाइल्ड स्पेशलिस्ट से भी इसका जवाब पूछा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट का एक पैनल है। इस वक्त हमारे साथ जेजे अस्पताल की डीन पल्लवी प्रभाकर जुड़ चुकी हैं और एम्स रायबरेली के डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जुड़ चुके हैं और एक और डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगी, एम्स दिल्ली की डॉक्टर झुमा शंकर, अब से कुछ ही देर में। पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी पल्लवी जी, जिस तरीके से हमने फर्स्ट फेज में देखा 2% बच्चे इफेक्टेड थे, सेकेंड फेज में बढ़कर 7 हुआ, 7 से ज्यादा हुआ, और थर्ड फेज को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 11 से बढ़कर ये 30% तक हो सकता है। ऐसे में कितना बड़ा खतरा ये बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए? आपने सही लफ्ज का इस्तेमाल किया कि ये कयास लगाया जा रहा है कि बच्चों को हो सकता है, क्योंकि इस वजह से कह रहे हैं कि जब तीसरी लहर आएगी तो हो सकता है कि 18 साल के ऊपर वाले सारे लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी, टीका लग चुका होगा, और इसीलिए शायद 18 साल के नीचे वाले सारे बच्चों को होने का खतरा है। उस हिसाब से हम लोग ये परसेंटेज लगा रहे हैं, लेकिन और कोई वजह नहीं है। लेकिन तैयार हमको रहना है। जो दूसरी लहर में हमको कठिनाइयां जो महसूस हुई वो होनी नहीं चाहिए। इस वजह से हम तीसरी लहर में वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द होपिंग फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। तो उस हिसाब से बुरा होके 12 या 15% तक ये नंबर जा सकता है।
जी। अच्छा डॉक्टर मृत्युंजय, अगर हम बच्चों के लिहाज से बात करें तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे में बच्चों की इम्यूनिटी के फेजेस भी अलग अलग होते हैं, तो इन कयासों के बीच माता पिता बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा के रखें? देखिए, इम्यूनिटी के लिए बच्चों में जो नॉर्मली हम करते हैं वही हमें इस समय भी करना है। उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन दीजिए, प्रॉपर हाइड्रेशन दीजिए। अपार्ट फ्रॉम कोविड वैक्सीन, जो भी वैक्सीनेशन उनको लगना है, डोंट डिले दोज वैक्सीनेशंस बिकॉज ऑफ दिस कोविड क्राइसिस। जब भी मौका मिले हर प्रिकॉशंस लेते हुए हमें उनको वैक्सीनेट करना है। एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ देयर न्यूट्रिशन प्राइमरीली। सारे न्यूट्रिशन चीजें देनी है उनको, घर में रहने की सलाह देनी है सो दैट वो बाकी लोगों से एक्सपोज ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो घर में उनके एडल्ट्स हैं उनको जरूर से वैक्सीनेट होना है। जब भी उनको मौका मिले वो रजिस्टर कराएं एंड अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। और अगर आगे कुछ ऐसा होगा जब बच्चों में वैक्सीनेशन का कुछ हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे ट्रायल्स के, तो फिर हम देखेंगे और बच्चों को वैक्सीनेट कराएंगे। बट लेकिन तब तक हमें उनको उनके स्वास्थ्य पे, उनके न्यूट्रिशन पे और उनके वैक्सीनेशन पे जरूर ध्यान देना है। एंड वी नीड टू बी वेरी श्योर कि ये सारी चीजें तरीके से फॉलो हो रही है। जी। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया कि जरूरी नहीं कि थर्ड वेव आए, लेकिन बच्चों के लिए ज्यादा खतरे वाली बात अभी नहीं लग रही है। लोगों में बच्चों को लेकर के बहुत संशय है, डर है कि बच्चे कहीं इस बार या आने वाली अगर कोई लहर आती है खुदा ना खास्ता तो उसमें ज्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। क्या ऐसा कोई डेटा है या भारत में क्या वाकई ऐसा कोई डर है? ऐसा कोई डेटा नहीं। अगर हम दोनों पीक्स को देखें, पहले वाली पीक और अभी वाली पीक, तो इसमें एक बात स्पष्ट हुई है कि ये जो कोविड वायरस है ये बच्चों में माइल्ड इलनेस ही करता है और ज्यादातर बच्चे आराम से ठीक हो जाते हैं। हमने ये पहले वेव में भी देखा और अब भी जब हमारे केसेस 4 लाख से तक हो गए थे तो भी ये देखा गया कि बच्चों में इतनी ज्यादा इन्फेक्शन नहीं हुई। बच्चों के लिए हमें कोई अलग से बड़ा हॉस्पिटल नहीं खोलना पड़ा या अलग से पूरा फ्लोर नहीं खोलना पड़ा। बच्चों में जो भी हमने देखा वो माइल्ड इन्फेक्शन हुई। हमारे यहाँ जो भी बच्चे एडमिट हुए वो वही थे जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी, कि कईयों की इम्यूनिटी कम थी या कोई कीमोथेरेपी पे थे क्योंकि उनको कैंसर भी था। उस टाइप के बच्चे जो थे वही ज्यादा एडमिट हुए। नॉर्मल हेल्दी लोगों में ज्यादा सीवियर इलनेस नहीं देखा गया। इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि आगे जाके कोई ऐसा चेंज आएगा कि अब जो है बच्चों को ज्यादा सीरियस इलनेस होगी, क्योंकि पिछले 1 साल के जो एक्सपीरियंस है उसमें तो कुछ हमने ऐसा देखा नहीं है। दूसरी चीज जो लोगों की कहना है कि जैसे जैसे हम लॉकडाउन को खोलेंगे, स्कूल्स खुलेंगे, प्ले स्कूल्स खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, तो लोगों में, बच्चों में मिलना जुलना ज्यादा होगा और वहां पे उनमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हो पाएगा और इसलिए उनमें इन्फेक्शन ज्यादा फैल सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है। वैक्सीन ही जान बचाएगी। कोरोना की कई वैक्सीन दुनिया में आ चुकी है। भारत में 3 वैक्सीन अभी मौजूद है। वैक्सीन को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल हैं, खासकर गांव के लोगों में, कि कोविन ऐप पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएं, कहां जाएं, कैसे टीका लगाएं, क्या दस्तावेज लेकर जाएं। इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में वैक्सीन को लेकर बनी केंद्र सरकार की कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर आर.एस. शर्मा भी आए। उन्होंने आसान शब्दों में बताया कि कैसे वैक्सीन लगवाई जाए। आप जो है अपना, जरूरी नहीं है कि आपके पास अपना स्मार्टफोन हो। आप किसी माध्यम से, कॉमन सर्विस सेंटर हमारे देश में करीब 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर हैं 6 लाख गांवों के बीच में, तो वो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी उनके एप्लीकेशन को भी हमने ऐड कर लिया है या एक प्रकार से वो हमारे साथ कनेक्टेड है। वहां पर भी उनका रिजर्वेशन हो रहा है, तो लोग जाकर के अपने गाँव के पास में ही नॉर्मल रहता है ये पंचायत हेडक्वार्टर में, वहां जाकर के अपना कोविन का उसमें उनसे मदद ले सकते हैं। तीसरी बात, अपना कोई पड़ोसी है उसके स्मार्टफोन से मदद ले सकते हैं। और चौथी बात जो हम आज से, परसों से शुरू करने जा रहे हैं, मंगलवार से, वो ये है कि हमने एक 1075 का जो नंबर है हमारा टोल फ्री स्वास्थ्य विभाग का, उस नंबर पर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की तरफ से हमने एक जो कॉल सेंटर है उसका प्रारंभ किया है। डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने यह भी बताया कि रूस से आए टीके स्पुतनिक को कैसे लगवाया जा सकता है और कोविन ऐप के जरिए कैसे यह संभव है। कि अब प्राइवेट अस्पताल खुद वैक्सीनेशन करेंगे और वैक्सीन भी अब 3 हो जाएगी क्योंकि बहुत जल्द हमें स्पुतनिक वी भी मिलने जा रहा है। तो ऐसे में प्राइवेट अस्पताल में जो लोग अपना वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं वो कोविन का इस्तेमाल कैसे करें, प्राइवेट अस्पताल उसको कैसे लिंक करेंगे। और उसके साथ साथ जब हम स्पुतनिक के ऑप्शन को देखते हैं तो अभी तक हमारे पास 2 ऑप्शन थे, अब 3 हो जाएगा। तो ये तय कर पाना हमारे लिए कितना आसान या मुश्किल होगा?
देखिए, अभी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। स्पुतनिक जिस दिन मंजूरी सरकार ने दी और जिस दिन से बात चली कि स्पुतनिक अब आ रही है, हम लोगों ने उसी दिन से अपने पोर्टल में स्पुतनिक दवा को ऐड कर दिया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो जो हॉस्पिटल हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, वो सारी की सारी कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं, कितने पैसे में लगा रहे हैं, उनका टाइम टेबल क्या है, ये सारी की सारी सूचनाएं हमारे पोर्टल पर उपलब्ध है। ये बात सही है कि कुछ हॉस्पिटल्स या कुछ जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज के लिए अगर कोई कैंप लगाते हैं वो, तो उस स्थिति में उनको उस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली डिस्प्ले करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉइज के लिए उनका जो कैप्टिव ऑडियंस है एक प्रकार से। लेकिन जो सूचना पब्लिक को मिलती है वो पब्लिक को पूरी तरह से मिलती रहेगी। इस समय देश में 19 करोड़ 50 लाख वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 16 लाख डोज दी गई हैं। कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई अस्पतालों में लड़ी जा रही है। डॉक्टर योद्धा बनकर मैदान में है, तो दूसरी लड़ाई मन की है। इंडिया टीवी पर कोरोना के खिलाफ हौसला बढ़ाने वाले कॉन्क्लेव में सिर्फ डॉक्टर और वैज्ञानिक ही शामिल नहीं हुए। देश की मशहूर स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज, समाज सेवी और सेलिब्रिटीज ने भी कोरोना के खिलाफ पॉजिटिविटी का मंत्र दिया। इंडिया टीवी के मंच पर राम कथावाचक मुरारी बापू, साध्वी रितंबरा, भागवताचार्य रमेश ओझा, सिंगर कुमार सानू, हरदीप कौर, कैलाश खेर, क्रिकेटर शुभमन गिल, मोहम्मद समी, हर्षल पटेल, एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा, एक्टर मनीष पॉल, कवि कुमार विश्वास भी जुड़े। सबसे पहले आध्यात्मिक गुरु और संतों से सुनिए कि कैसे नेगेटिविटी के इस माहौल में खुद को पॉजिटिव रखा जाए। साध्वी रितंबरा अपनी ओजस्वी वाणी के लिए भी जानी जाती हैं, साथ ही अपने सामाजिक कार्यों के लिए उन्हें दीदी मां कहकर भी बुलाया जाता है। साध्वी रितंबरा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। तो आपने कई बार यह कहा है कि विपरीत और विचित्र जब स्थिति होती है, परिस्थिति होती है, तो ऐसे में समाज के धैर्य की परीक्षा होती है। तो ये जो मुश्किल समय आया हुआ है, ऐसे में अपनी आंतरिक और अपने अंदर की शक्ति को कैसे जागृत करे कोई? हम सबके भीतर भारी शक्ति रहती है जब भी विपरीत परिस्थिति आती है, और अगर हम अपनी सामर्थ्य पे भरोसा नहीं रख पाते तो हम बिखर जाते हैं। लेकिन जब हमें ये पता होता है कि हम एक अतीव अनंत शक्ति के, वो शक्ति हमारे भीतर प्रकट होती है, वो धैर्य के रूप में ही प्रकट होती है। कभी कभी कहीं आपको शौर्य का प्रदर्शन करना होता है, लेकिन बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में धैर्य भी बहुत बड़ा उपकरण होता है जो हमारे अंदर अनुस्यूत होता है। देखिए, कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति जो है वो हमारे भीतर है। हमारे मन के पास भारी शक्ति है जो विपरीतताओं में भी जब वो डटकर खड़ा होता है ना व्यक्ति, तो उसके लिए मार्ग बनता है। आप देखिए, अगर चिंतन का प्रवाह है पंकज, नदी की तरह, नदी भी तो बहती है ना, चट्टानों को रेत बना देती है। अगर प्रवाह है आपके चिंतन में, सामर्थ्य है आपके पास स्थिरता की और निर्भयता की, ये बहुत जरूरी है। स्थिरता और निर्भयता, बहुत बड़ी ताकत हमारी भय छीन लेता है। जब भी भय हमें अपलावित करता है ना, घेरता है, तो हमारी सारी सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। विचार की शक्ति भी नष्ट हो जाती है और कर्म की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए विपत्तियां तो आती हैं समाज में, व्यक्ति में। आज तो राष्ट्र के रूप में नहीं, विश्व पे ये आपत्ति है। जो विपत्तियां होती हैं ना, वही विपरीतताएं हमारी परीक्षा करती हैं। पत्थर जो चोट खा के टूट गया कंकर बन गया, और पत्थर जो चोट को सह गया शंकर बन गया। इसलिए विपरीतताओं में बिखरने नहीं देना स्वयं को। कोरोना भी एक ऐसी बीमारी है, अब ऐसा फैल चुका है, लेकिन निश्चित रूप से हम उसको रोक भी सकते हैं, और जब तक हम रोकने में कामयाब ना होएं तब तक अपने आप को बचाने में तो हम सफल हो ही सकते हैं। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का परिचय देते हुए, अपनी रक्षा करते हुए, उन निर्देशों का पालन करते हुए। मैं हमेशा कहता हूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधानी की आवश्यकता जरूर है। कोरोना को इनवाइट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो आ जाए तो उसका सामना करना वो जरूर
उसके साथ लड़ना ये हमारा फर्ज बन जाता है। और जब हम हिम्मत हार जाते हैं या हम डर जाते हैं तो आधी लड़ाई तो हम वैसे ही हार चुके, कोरोना को हम वैसे ही जीतने दे दिया। तो अपने में विश्वास रखें, ईश्वर में विश्वास रखें। हमारे यहाँ कहते हैं कि बिना विश्वास के तो यात्रा चलती ही नहीं है। विश्वास अपने में हो, विश्वास अपनों में हो और विश्वास ईश्वर में हो। जब हिम्मत जवाब दे दे तब पॉजिटिव और पॉजिटिविटी रखने के लिए स्पिरिचुअलिज्म यानी कि आध्यात्म एक रास्ता होता है जो आपको हिम्मत देता है। और उसी हौसले को बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत श्री मुरारी बापू, जिन्होंने राम कथा के जरिए लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। और हम यही चाहते हैं कि आज मुरारी बापू हमारे साथ जो जुड़े हैं वो आपको हौसला दे, जिससे हम कह सकें जीतेगा इंडिया और हारेगा कोरोना। देखो, मैं जिस ग्रंथ को केंद्र में रखकर मेरे विकास और सबके विश्राम के लिए घूम रहा हूँ, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जासु नाम भव भेषज हरण घोर प्रयसूल, जिसका नाम संसार भर के बहिर और आंतरिक यानी शारीरिक और मानसिक रोगों की सबसे बड़ी औषधि है, वो परमात्मा का नाम है। जो जिसको मानता हो उसी का नाम स्मरण करे। और साथ साथ आज की जो भौतिक सुविधाएं हैं, जो दवाइयां हैं, जो वैक्सीन लेना है, जो नियम को निभाना, तो साथ साथ बहुत गंभीरता से निभाए। और साथ साथ हरि नाम जिसको वो मानता हो। कबीरा कुआ एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भये, पानी सब में एक, परम तत्व का सिमरन करे। तो मुझे लगता है इससे आंतरिक ऊर्जा भी बढ़ेगी और दवाइयां तो काम करेगी ही, लेकिन ये अध्यात्म ऊर्जा भी बहुत बड़ा फायदा देगी। जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। कॉन्क्लेव में मुंबई से सोनाक्षी सिन्हा और मनीष पॉल और मंदिरा बेदी भी शामिल हुए। आजकल मुंबई में शूटिंग का काम बंद है। सितारे कैसे घर में रहकर कोरोना को हराने में लगे हैं और मन को सकारात्मक रखने के लिए क्या कर रहे हैं, खुद सोनाक्षी सिन्हा और मनीष पॉल से सुनिए। कैसी हैं आप, घर परिवार में सब कैसे हैं? क्योंकि आपके घर में भी माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, आप लोग हैं, आप सब किस तरीके से ये वक्त निकाल रहे हैं? हम फिलहाल ठीक है, टचवुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। यू नो, हमें जब इतना सब कुछ पढ़ने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, जहाँ पर यू नो कुछ भी हो, हम कहीं ना कहीं किसी को देखेंगे जो हमसे कम है, जो हमसे यू नो बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, एंड दे आर फेसिंग अ वेरी टफ सिचुएशन। तो जिस जगह पर हम हैं, टचवुड, वी शुड रियली कंसिडर आवरसेल्व्स ब्लेस्ड। और स्पेशली अगर हमें इस जगह पर डाला गया है जहाँ पर हम किसी और के लिए कुछ कर पाए, तो आई थिंक इवन मोर सो। तो या हम लोग अभी फिलहाल वी आर ट्राइंग टू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस एंड द रूल्स, घर पे रहना, यू नो, स्टेइंग सेफ, स्टेइंग सैनिटाइज्ड, स्टेइंग अवे फ्रॉम कोरोना जितना भी हो सके, एंड हेल्पिंग ऑल आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑल ओवर द कंट्री डू द सेम। आई थिंक घर पे बैठकर जितना हम कर पा रहे हैं, आई थिंक वी ऑल शुड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड डू दैट। अभी फिलहाल जो हमें बाहर की दुनिया से जोड़ रहा है वो है सोशल मीडिया, एंड इतने सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं बट उन्हें सही तरीका नहीं मिल रहा है। यू नो, दे आर वेरी कंफ्यूज्ड कि हम किसको डोनेट करें, कहाँ पे हेल्प करें, कहाँ से वॉलंटियर करें, यू नो। तो आई एम जस्ट पुटिंग टुगेदर ऑल दीज थिंग्स ऑन माय सोशल मीडिया ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए, क्योंकि जितना भी आप दे सके, यू नो, इट वोंट गो अननोटिस्ड, इट विल गो टू हेल्प समवन। एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, यू नो, वो अपनी जान जोखिम में डालकर दे आर हेल्पिंग आउट पीपल, यू नो। सो गॉड ब्लेस देम। एंड जितनी कोशिश मैं कर पा रही हूँ अपनी तरफ से थ्रू माय सोशल मीडिया, बिकॉज मैं सोचती हूँ कि अगर आपको भगवान ने एक आवाज दी है, अगर आप एक सर्टेन मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहाँ पर लोग आपकी आवाज को सुनते हैं, प्लेटफॉर्म है आपके पास और आप जी, तो उसे आप अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा। मनीष पॉल जो कि हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से इस वक्त। मनीष, स्वागत है आपका इंडिया टीवी के इस खास कॉन्क्लेव में, जहां पर हम कोरोना पॉजिटिव्स को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं देश के, और लोगों को हम अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि आप जब आते हैं स्क्रीन पर तो पॉजिटिविटी छाती है, परिस्थिति कैसी भी हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो कोरोना से अब अपनी जंग लड़ रहे हैं या कोरोना से बचने के लिए, तो मनीष, क्योंकि हम देख रहे हैं आपके जो शोज हैं, आप यूट्यूब में भी कई शोज कर रहे हैं, उसमें भी आप कई डॉक्टर्स से, एक्सपर्ट से बात करते हैं, तो इन सब से बातचीत करके आपको क्या समझ में आया, किस तरीके से इससे लड़ा जाए और जीता जाए?
मैं हर एक को एक ही बात बोलता हूं, देखिए समय कैसा भी हो, हम सबको थोड़ी हिम्मत रखनी है, पॉजिटिव रहना है इन अ गुड सेंस। आजकल पॉजिटिव वर्ड सबसे ज्यादा नेगेटिव वर्ड हो चुका है, पर मैं फिर भी कहता हूं पॉजिटिव रहें, हेल्दी रहें, और जो चीजों का पालन करना है उनका पालन करें। घर में रहें, मास्क पहने, सैनिटाइज रहें, इन चीजों का पालन करते रहें। असल में जनवरी फरवरी तक सब थोड़े रिलैक्स हो चुके थे, सबको लगा था आई थिंक नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वापस ये जो लहर दौड़ी, जब पता चला, धीरे धीरे पता चलना हुआ शूटिंग्स बंद होने वाली हैं, लॉकडाउन वापस आने वाला है, तो कई बार हम सबको पता है वो व्हाट्सएप पे कई बार फेक न्यूज आने लगती है, तो पहले लगा यार ये फेक होगा, ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर जब पता चलने लगा कि केसेस बढ़ रहे हैं, और मैं रेगुलर अपना कोविड टेस्ट करवाता रहता हूं, तो मुझे जो मेरा टेस्ट कर रहा था उसने भी बोला कि सर सडनली एक स्पाइक नजर आ रहा है, काफी सारे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। वहां लगा नहीं यार ये अब मजाक नहीं है, ये हो रहा है। और मुझे याद है कि उसी समय जब ये शूटिंग्स बंद हुई और वापस लॉकडाउन की बात स्टार्ट हुई, तब सच बता रहा हूं एक बार तो डर लगा। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि अरे कोई बात नहीं यार हो जाएगा यार, वो वाला एटीट्यूड नहीं था, डर डेफिनेटली लगता है, लेकिन मैं सबको यही बोलता हूं जो मैं खुद भी पालन करता हूं कि जब डर लगता है ना तो हिम्मत नहीं हारनी। तो यही लगा कि ठीक है यार अब थोड़ी तैयारी वापस करते हैं, और अगर वापस उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे, वापस अगर उन चीजों के लिए एकदम सतर्क रहना पड़ेगा, तो आई थिंक मैं बिल्कुल तैयार हूं। और मैंने अपनी टीम को भी यही कहा, और मुझे पता बहुत से लोग जो है इस समय काम नहीं कर पा रहे, मेरी शूटिंग पे है, मेरा स्टाफ है, बहुत सारे लोग पता चल रहे हैं, तो कोशिश करी कि मैं आजकल यूट्यूब पे शो कर रहा हूं द मनीष पॉल पॉडकास्ट, उसके थ्रू भी जितने लोगों को जोड़ पाऊं और जितने लोगों के लिए हम लोग कुछ कर पाए, उसमें मैं एक्चुअली लग गया। कुल मिलाकर कोरोना से जंग में दवा और वैक्सीन तो जरूरी है ही, लेकिन खुद को पॉजिटिव रखना भी बेहद जरूरी है। यह लड़ाई तन और मन दोनों की है। देशवासियों का हौसला बढ़ाने के लिए इंडिया टीवी की मुहिम लगातार जारी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।